आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस 2000 यूपी पीसीएस 2025 के बाद कि आखिर 2025 में सिलेक्शन कैसे होगा, क्या रणनीति होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए और किस तरीके से अध्ययन किया जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या अध्ययन किया जाना चाहिए, किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे कि क्या रणनीति होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए, अध्ययन क्या किया जाना चाहिए, अध्ययन क्या करना होगा, क्या करना होगा, और अध्ययन कैसे करना होगा, कैसे करना होगा। क्योंकि वर्तमान समय में अगर हाल ही में यूपी पीसीएस का पेपर देखें तो कहीं ना कहीं छात्रों के अंदर एक भ्रम पैदा हो गया है कि प्रारंभिक परीक्षा अब हमारे बस की बात नहीं। और आपने देखा होगा कि छात्र लगातार मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी प्री क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, फिर भी वही 70-65 इसी के इर्द गिर्द छात्र घूम रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है और आखिर ये 65-70 से आगे कब बढ़ पाएंगे, कब हम सोचेंगे कि 90 प्रश्न सही हो जाए 150 में से। ऐसा क्या पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा, किस तरीके के परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या फैक्ट आ रहा है या कॉन्सेप्ट आ रहा है, अगर फैक्ट आ रहा है तो किस तरीके का फैक्ट आ रहा है, कॉन्सेप्ट आ रहा है तो किस प्रकार का कॉन्सेप्ट आ रहा है, आखिर कहां पढ़ने को मिलेगा। कोई कहता है कि हमारा नोट्स पढ़ लीजिएगा, कोई कहता है ये वाली एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। क्या इतना समय है कि प्रारंभिक परीक्षा में हम 6 महीने या 1 साल की तैयारी करें तब हमारा पीटी निकलेगा। बहुत सारे सवाल आपके अंदर प्रकट हुए, मैं मान के चलता हूं कि ये सारे सवाल आपके अंदर के होंगे। तो आज हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल उठता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं या बाद में ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले किसी भी परीक्षा की तैयारी जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि भाई उस परीक्षा का सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। ठीक है, उस परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस, पाठ्यक्रम क्या है। अगर आपसे हम साधारण तौर पर पूछें कि यूपी पीसीएस प्री का सिलेबस क्या है तो आप कहेंगे कि सर इतिहास, भूगोल, संविधान आदि आदि ऐसे करके भारतीय अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश स्पेशल, आप कह सकते हैं करंट अफेयर, ये सिलेबस है। अगर इस तरीके से आप यूपी पीसीएस प्री का सिलेबस समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। फिर तो ये मान के चलिएगा कि आपको यही नहीं पता हो पाएगा कि परीक्षा के लिए हमें पढ़ना क्या। और अक्सर छात्र यही गलती करते हैं, यही गलती करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई
क्या है यूपीपीसीएस का सिलेबस? तो वो कहते हैं कि इतिहास को पढ़ना है। इतिहास को, यानी कि इतिहास में हम देखें तो ए से लेकर जेड तक आप अध्ययन करेंगे। ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक कहने का अर्थ यह है कि प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास तक आप अध्ययन करेंगे। सिलेबस से, मोटा सिलेबस है, एक बड़ा सिलेबस है इतिहास का। अगर इस तरीके से अध्ययन करेंगे तो ये मान के चलिएगा कि आपको लगभग में लगभग इतिहास को 3 माह में आप समाप्त कर पाएंगे, 3 माह में। और इस तरीके से अगर अध्ययन करेंगे तो ये मान के चलिएगा कि आपको 12 माह में तो आप सिलेबस ही खत्म कर पाएंगे। सिलेबस से 12 महीने 18 महीने लग सकते हैं प्री का सिलेबस खत्म करने। फिर भी बताओ वो बिंदु छूट जाए जहां से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं है पाठ्यक्रम की, इसलिए वो बिंदु छूटेंगे, इसलिए वो बिंदु छूटेंगे और छूटते हैं अक्सर छात्रों से। फिर आप वही तैयारी कर पाते हैं कि 70 नंबर ही आपके आ पाते हैं, 70 अंक ही आ पाते हैं। फिर वो दुविधा में बने रहते हैं कि पीटी निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। रात दिन पढ़ाई की है। अब की बार में क्या हुआ कि करंट इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाए, इसलिए परीक्षा में सवाल करंट के नहीं बन पाए। आपने परीक्षा पास न करने के कारण करंट को जिम्मेदार ठहरा दिया या किसी और विषय को जिम्मेदार ठहरा दिया या किसी टीचर को जिम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन सही बात तो यह है कि आपको पाठ्यक्रम की समझ ही नहीं थी, और जब पाठ्यक्रम की समझ नहीं होगी, जब सिलेबस की समझ नहीं होगी तो पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे क्या? क्या पढ़ेंगे? पहला सवाल यही खड़ा हो जाता, और कैसे पढ़ेंगे यह भी सवाल खड़ा हो जाता, यह भी सवाल खड़ा हो जाता। क्या अभी तक जिन बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं ये आपके अंदर के सवाल हैं या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल। आज हम यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को डिकोड करेंगे। क्या करेंगे? डिकोड करेंगे। आज हम बताएंगे आपको कि कहां से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। क्या इस सफर पर चलने के लिए आप हमारे साथ खड़े हुए हैं? अगर एक बार आप कमेंट के माध्यम से यस करके लिख दें तो हम निश्चित तौर पर यह कंफर्म हो जाएंगे कि आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। चलिए करिएगा कमेंट आप लोग। आज हमारा मुद्दा रहेगा 70 नंबर का नहीं, हम लोग काम करेंगे किस पर? 90 नंबर पर। किस पर काम करेंगे? 90 नंबर पर, 90 अंक पर काम करेंगे कि 90 अंक कैसे आए 150 में से। प्री आज के बाद में हमारी समस्या नहीं होगी, प्री के लिए हमारे लिए कोई समस्या नहीं होगी। प्री हम बिना कहे, बिना सोचे, बिना समझे ये कह सकेंगे कि जिस दिन एग्जाम हुआ उसके समय को हम कह सकते हैं कि अब हमको मेंस की तैयारी करनी है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान की। किसकी? संविधान की। यूपीपीसीएस प्री में अगर आप सिलेबस देखेंगे तो संविधान दिया गया। यूपीपीसीएस प्री में अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो भारतीय संविधान लिखा गया। अब भारतीय संविधान का अध्ययन कैसे करना है,
किस तरीके के सवाल आते हैं, क्या अध्ययन करना है, सबसे बड़ी समस्या यही खड़ी है। अब जब हम संविधान का अध्ययन करते हैं तो छात्रों को यह पता है कि भारतीय संविधान के निर्माण की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई है, वहां से लेकर और संविधान संशोधन तक इसका अध्ययन कर लिया जाए तो परीक्षा में सवाल गलत नहीं, यही सोचते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर संविधान संशोधन तक अगर अध्ययन कर लिया तो सवाल गलत नहीं। संशोधन तक अध्ययन कर लिया तो परीक्षा में सवाल गलत नहीं। आज हम आपको बताते हैं कि इतने बड़े सिलेबस को अगर आपने अध्ययन किया, 20 सवाल आते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जब आप अध्ययन करेंगे तब भी इन 20 सवाल में से आप सिर्फ और सिर्फ 12 से 13 सवाल करने में सहज हो पाएंगे। आप कहेंगे मात्र इतना? हाँ, मात्र इतना, क्योंकि जिस तरीके से यूपी पीसीएस का पैटर्न बदल रहा है उस तरीके से आप जब इतना अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, तब आप 12 से 13 सवाल सही कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि आयोग के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उसके आगे और पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। इसको ना छात्र समझ पा रहा है और ना तैयारी करने वाले टीचर समझा पा रहे हैं। खैर छोड़िएगा, हम बात करते हैं कि यूपी पीसीएस में जो भारतीय संविधान दिया गया है तो इसमें हमको किस तरीके से अध्ययन करना, किस तरीके से अध्ययन करना होगा ताकि 20 में से 20 सवाल सही हो, 20 में से 20 सवाल सही हो, 20 ना हो तो 19 तो होने चाहिए। 19 सवाल तो बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर 19 से कम सवाल सही हो रहे हैं, 18 या 17 हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम परीक्षा से बाहर होंगे। क्योंकि कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर हमारी पकड़ होनी चाहिए और वही विषय हमको परीक्षा पास करवाती है। हम सारे विषयों को एक के बाद एक आपके समक्ष रखेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं संविधान की, तो संविधान में अगर आपको 20 सवाल दिए गए हैं तो इसमें से बड़े आराम से आप 19 सवाल सही कर सकते हैं, लेकिन सही तरीके से पढ़ने के आधार, अगर आपने सही तरीके से इस सिलेबस को नहीं पढ़ा तो ये मान के चलिएगा 12 से 13 सवाल ही सही कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। आप अपेक्षा भी मत कीजिए। आप ये सोचें कि हम अपेक्षा करते हैं तो नहीं हो पाएगी, आपकी अपेक्षा से काम नहीं चलेगा। ये यूपी पीसीएस है, ठीक है, करने की बात नहीं है, लेकिन सही मार्गदर्शन की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं, देखिएगा, अगर हम इसके सिलेबस को देखें संविधान, तो आप देखेंगे कि किसी भी देश के संचालन के लिए सबसे अहम जरूरी जो बात होती है वो राजनीतिक व्यवस्था होती है। क्या होती है? राजनीतिक व्यवस्था। अगर भारत देश के संचालन के लिए संविधान का निर्माण किया गया है तो उस देश में शासन संचालन के लिए राजनीतिक व्यवस्थाओं का भी तो निर्माण किया गया होगा। आप बताइए हां या ना? आप कहेंगे बिल्कुल, राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किया गया होगा। और राजनीतिक व्यवस्था किसी भी देश की अगर संविधान की बात करें, यह भारतीय संविधान की बात नहीं है, दुनिया के
किसी भी देश के संविधान की बात करें तो राजनीतिक व्यवस्था जरूर होगी। चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे इंग्लैंड की बात करें, चाहे आयरलैंड की बात करें, हर देश में राजनीतिक व्यवस्था है शासन के संचालन की। इसी तरीके से भारत में भी शासन के संचालन के लिए राजनीतिक व्यवस्था हो। तो भारतीय संविधान के अध्ययन करने से पहले हमें राजनीतिक व्यवस्थाओं का भी तो अध्ययन करना होगा। राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना होगा या नहीं, और इन्हीं राजनीतिक व्यवस्थाओं से सवाल आ जाता है, और ये सवाल यहां से अक्सर गलत होते हैं, क्योंकि हम केवल और केवल भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहे हैं, राजनीतिक व्यवस्था का हमने अध्ययन किया ही नहीं। और जब राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन नहीं किया तो यहां से 4 या 5 सवाल पूछे जाएंगे, वो अक्सर गलत होंगे या नहीं। पहला कारण सवाल न बनने का। दूसरा, भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था दोनों के सेंटेंस को मिलाकर अगर 2 से 3 सवाल पूछ दिए गए तो वो भी गलत होंगे। इसीलिए हम कहते हैं 12 से 13 सवाल सही करना। तो भारतीय संविधान के अध्ययन से पहले हमें किसका, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करना होगा, यानी कि भारत में राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन करना होगा कि कौन कौन सी भारत में राजनीतिक प्रणालियों को अपनाया गया और उन प्रणालियों के तहत किस तरीके से भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है और जिसके माध्यम से शासन का संचालन होता है, उसमें अंतर क्या है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्या विशेषताएं हैं, इनका भी तो हमें अध्ययन करना होगा। तो यानी कि अगर हम राजनीतिक व्यवस्था में देखें चल के, तो पहली राजनीतिक व्यवस्था में हमें लोकतंत्र शासन प्रणाली का अध्ययन करना होगा। लोकतंत्र शासन प्रणाली का अध्ययन करना होगा। हम बता रहे हैं आपको क्या क्या पढ़ना है, इसको नोट करते चलिए। लोकतंत्र शासन प्रणाली का अध्ययन करना होगा। अब हमें इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें पढ़नी होंगी, जैसे कि लोकतंत्र क्या है। केवल इब्राहिम लिंकन की बात को नहीं कह देंगे कि जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा। यह लोकतंत्र की व्याख्या है, मानते हैं, लेकिन और भी तो होगा कि आखिर लोकतंत्र का जन्म कैसे हुआ, क्या कारण है कि दुनिया में लोकतंत्र लाया गया। यह भी तो आपसे डिमांड की जाएगी। आप टीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, की जाती है, आप नहीं समझ पाते। यह सिलेबस है यूपीपीसीएस का। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों जरूरी है, भारतीय संविधान में लोकतंत्र की विशेषताएं। भारतीय संविधान में लोकतंत्र की विशेषताएं आपको हम बताएंगे भी कि किस तरीके से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, और आप देखेंगे, आप कहेंगे कि हाँ, यहां से सवाल पूछे गए। लोकतंत्र पहला ही टॉपिक पढ़ना होगा। दूसरा, शासन प्रणाली के अंतर्गत आपको क्या देखना होगा, एकात्मक एवं संघात्मक शासन प्रणाली।
एकात्मक एवं संघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली। अब एकात्मक एवं संघात्मक शासन प्रणाली का जब आप अध्ययन कर रहे होंगे तो आपको यह समझना होगा कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली चलती है या नहीं। अगर चलती है तो क्या क्या विशेषताएं हैं उसकी, दुनिया में जो संघात्मक शासन प्रणाली होती है उसकी क्या विशेषताएं हैं, भारत में एकात्मक शासन प्रणाली को भी अपनाया गया है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्यों अपनाया गया है, जब संघात्मक अपनाया गया है, ठीक है, तो क्यों अपनाया गया है, इसके पीछे का कारण क्या है, संघात्मक है या एकात्मक है, या एकात्मक होकर संघात्मक की ओर झुकाव है। दुनिया के संविधान निर्माताओं का इस विषय पर क्या विचार है। आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबा चौड़ा समझा दिए, लंबा चौड़ा नहीं समझा दिए, आपको समझना होगा, यही सिलेबस है, इसी से छात्र बचते हैं और तभी तो कहते हैं कि अब की बार में पीटी नहीं हुआ। आप कितने बार पीटी देंगे, ऐसे तो आपका जीवन निकल जाएगा, कभी पीटी नहीं होगा। हमारी बातें कड़वी लग रही होंगी लेकिन ये सच्चाई है, सच्चाई से नहीं भागना, ठीक है। तो पहले हमने लोकतंत्र, फिर हमने एकात्मक और संघात्मक, फिर इसके बाद में हमारा तीसरा बिंदु क्या रहेगा, तीसरा बिंदु रहेगा संसदीय एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। संसदीय एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इसके अंतर्गत हमें यह देखना होगा कि संसदीय शासन प्रणाली को भारत में क्यों अपनाया, इसके पीछे का कारण क्या है। क्या भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की वो सारी विशेषताएं मौजूद हैं, या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं को भी अपनाया गया है और नई एक संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है भारत में। क्या इंग्लैंड की तरीके से भारत की संसदीय शासन प्रणाली है या भिन्न है, और भिन्न है तो किस प्रकार की भिन्न है, क्यों भिन्नता, क्यों ये चीजें स्पेशल की गई हैं। क्या कुछ एकात्मक शासन प्रणाली के भी प्रावधान हमें नजर आते हैं, अगर है तो इसके पीछे का कारण क्या है। और आपको यह भी देखना पड़ेगा, यहां पर इतनी बात को पढ़ने के बाद में आपको यह समझना होगा कि लोकतंत्र, संघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक एवं एकात्मक प्लस संसदीय एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का संबंध कैसा है, संबंध कैसा है भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में, इनका आपस में एक दूसरे से संबंध किस प्रकार का है। लोकतंत्र शासन प्रणाली की जो विशेषताएं हैं, क्या वही विशेषताएं कुछ संघात्मक शासन प्रणाली में अपनाई जाती हैं। अगर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी देश में है तो क्या यह समझा जा सकता है कि उस देश में संघात्मक शासन प्रणाली चल रही होगी। क्या यह समझा जा सकता है कि जिस देश में संघात्मक शासन प्रणाली है उस देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होगी या नहीं। ये आपको पैरामीटर समझना ही पड़ेगा। भाई आप टीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपसे यह अपेक्षा की जाती है
वनडे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, आप समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आपसे ये सिलेबस के अंतर्गत ये अपेक्षा आयोग के द्वारा की जाती है। आप ये मत समझो कि नहीं हमको ये सब नहीं पढ़ना है, हमको तो पीटी निकालना है, हमको तो फैक्ट रटना है। फैक्ट नहीं, यही पढ़ना होगा। और जब तक ये शासन प्रणाली से आप परिचित नहीं है, जब तक इस शासन प्रणाली से परिचित नहीं है, ये राजनीतिक व्यवस्था से आप परिचित नहीं है, आप जितना चाहें उतना जोर लगा लें संविधान में, आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये हम आपको खुलकर बात कह रहे हैं, खुलकर बात कह रहे हैं। आपको ये पता नहीं है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, तो आप ये कैसे समझ सकते हैं कि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो किस प्रकार है, वो किस तरीके से इंग्लैंड के जो राजा है उससे किस तरीके से भिन्न है, क्योंकि वहां भी तो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, यहां भी अपनाया गया है। यहां जो राष्ट्रपति है और वहां के जो राजा है उसके शक्तियों में, उसके पास में जो शक्तियां हैं और भारत के जो राष्ट्रपति के पास में शक्तियां हैं उसमें क्या अंतर? हमारे यहाँ की जो संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत संसद के पास में जो शक्तियां हैं, इंग्लैंड के पास में जो शक्तियां हैं उसमें क्या अंतर? हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री के लिए क्या शक्तियां दी गई? ये सारी चीजों को समझना होगा। और एक बार अगर आपने ये राजनीतिक व्यवस्था को समझ लिया तो ये मान के चलिएगा धागा ऐसा खुलता चला जाएगा और आपको बहुत आसान लगेगा। अन्यथा आप मेहनत तो करते रहेंगे लेकिन वही परिणाम निकलेगा और आप ज्यादा से ज्यादा रटने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके अंदर कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए वो है नहीं। जब कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो फिर केवल और केवल वह अध्ययन के दौरान में रटा ही जाता है और रटने से एग्जाम नहीं निकलता है। ठीक है, तो भाई मेरे पहले चीजों को समझो कि पहले हमें अध्ययन के दौरान में जब हम सिलेबस यूपीपीसीएस का अध्ययन कर रहे हूं तो जब हम संविधान का अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले हम शासन प्रणाली का अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं कि और क्या देखना। अब एक शासन प्रणाली के अध्ययन के बाद में संविधान की शुरुआत हम कहां से करें? संविधान की शुरुआत हम कहां से करें? हाँ चलिएगा ऊपर क्लास में हम लोग कंटिन्यू करें। अब भारतीय संविधान की अगर हमारे अनुसार बात करें तो हम कहेंगे कि भारतीय संविधान की जो पृष्ठभूमि है उसे हम भारतीय संविधान के निर्माण से रखें, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना से आप उठा लीजिए। कैबिनेट मिशन योजना और कैबिनेट मिशन योजना के बाद में जो एक पैरामीटर आएगा वो आपका आएगा नागरिकता तक। ये जो पैरामीटर आएगा ये नागरिकता तक लेकर आएंगे। हम सिलेबस को चरणबद्ध तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। पढ़ने का हमारा पैरामीटर क्या होगा तो वो उस बात को हम समझते हैं। जैसे कि संविधान के निर्माण से लेकर हम इस संविधान, भारत के विभाजन और भारत के विभाजन के बाद में हम भारतीय संविधान के निर्माण
ये सारी चीजें देखेंगे और भारतीय संविधान के निर्माण के बाद में भारत का पुनर्गठन क्या देखेंगे, भारत का पुनर्गठन। और भारत का पुनर्गठन 1956 का, या जैसे हम भारतीय इतिहास में आप लोग पढ़ते होंगे कि स्वतंत्रता के बाद का भारत, तो स्वतंत्रता के बाद का भारत अगर हम देखें जाके तो 1956 में भारत राज्यों का पुनर्गठन हुआ। और इसी दौरान आप देखेंगे कि 1955 में नागरिकता अधिनियम भी आता है, नागरिकता अधिनियम 1955, यानी कि भारतीय लोगों को नागरिकता किस अधिनियम के तहत दी गई, तो आप कहेंगे 1955 के तहत। तो ये वाला जो पैरामीटर है ये एक साथ हमको अध्ययन करना। यहां से परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है, और यहां पर जो परीक्षा में जो सवाल आएंगे वो हमेशा इनके प्रावधानों से सवाल आते हैं। प्रावधान यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के क्या प्रावधान है। कैबिनेट मिशन योजना जब भारत में आई तो उसने क्या क्या प्रावधान के तहत में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय राजाओं के समक्ष बातें रखी, इसको समझना होगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ तो उसके तहत में क्या प्रावधान। यहां पर आपको यह देखना होगा कि भारतीय संविधान सभा का जब पहली बैठक होती है और जब तीसरी बैठक होती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है संविधान सभा के समक्ष, उसमें क्या प्रावधान दिए गए। फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या स्थितियां उत्पन्न हुई। यहां पर आपको बेबेर योजना भी देखना पड़ेगा, यहां आपको निम्नलिखित प्लान भी देखना होगा, यहां आपको माउंटबेटन योजना का भी प्रावधान देखना होगा। फिर आपको भारतीय संविधान का निर्माण भी आपको समझना होगा, और इसके बाद में भारतीय संविधान के उद्देश्य के पहलुओं को भी समझना होगा। और फिर इसके बाद में आप भारत का एकीकरण और इसके बाद में नागरिकता। तो जब आप क्लास कर रहे होंगे तो सारी चीजें सीक्वेंस वाइज आपको लगी हुई मिलेगी। ये तो हमारा दूसरा हो गया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत एक शासन प्रणाली का एक पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया। यहां से सवाल अक्सर परीक्षा में एक जरूर देखने को मिलता है, एक से दो सवाल देखने को मिल जाते, एक से दो सवाल देखने को मिल जाते। डरिएगा मत, सिलेबस से आप परिचित हैं, और सिलेबस से जब आप परिचित होते हैं तो यह मान के चलिएगा अध्ययन आसान होगा। ठीक, अब इसी तरीके से अगर हम तीसरे बिंदु की तरफ चले, किसके तरफ, तीसरे बिंदु की तरफ। तीसरा बिंदु क्या है, तीसरे बिंदु के अंतर्गत हमको एक साथ मूल अधिकार प्लस राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्लस मूल कर्तव्य का अध्ययन करना। किस किस का, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। यहां पर किस तरीके से अध्ययन करना। क्या अध्ययन के दौरान में केवल मूल अधिकारों को रट लिया जाए काम हो जाएगा? नहीं, रटने से सिर्फ काम नहीं होगा। रटना ही होता तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आप अध्ययन कर लीजिएगा। अध्ययन के दौरान में आप 14 से लेकर 32 तक ही अध्ययन करते हैं। यहां पर आप कह सकते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक रट लें। यहां आप कह सकते हैं अनुच्छेद 21 का 11 ही
उन्हीं प्रावधानों को रट ले, क्या इससे काम चल जाएगा? परीक्षा ने तो यह पैटर्न पूछना ही बंद कर दिया है। ये तो यूजलेस पैटर्न हो चुका है। ये तो पूछ ही नहीं रहा है, और जब पूछ नहीं रहा है तो इस पैटर्न का अध्ययन क्यों करें? ये तो समय की बर्बादी है और तो कुछ नहीं है। समय की बर्बादी है। क्या आपके पास में समय बर्बाद करने के लिए है? आपको सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन के दृष्टिकोण से सोचना होगा, अध्ययन करना होगा। हमें यह पढ़ना होगा अध्ययन के दौरान में कि मूलक कार्य है क्या, क्यों इनकी आवश्यकता पड़ी, किन देशों के लोगों को मूल अधिकार जैसा प्रावधान दिया जाता है, किन देशों के लोगों को। हम ये नहीं कह सकते हैं कि अमेरिका की भांति लिए गए, नहीं। आखिर किन किन देशों के लोगों को इस तरीके के अधिकार दिए जाते हैं, और जब मूल अधिकार हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्यों भारत में रखा गया है? क्योंकि ये भी तो अधिकार ही हैं। हम जबकि पढ़ते हैं कि एक अधिकार के खिलाफ हम न्यायालय जा सकते हैं, दूसरे के खिलाफ नहीं जा सकते, तो है तो अधिकार, तो इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? और जब मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे तो 82वें संविधान संशोधन के तहत में मूल कर्तव्य क्यों जोड़े गए? बाद में इनकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? इसके पीछे का कारण क्या है? मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संबंध क्या है? इनका टकराव क्या है? मूल कर्तव्य की आवश्यकता क्यों पड़ रही? हमें ये सारे पहलुओं को समझना होगा और इसके बाद में इसी पैटर्न में हमको अध्ययन करना होगा, इसी पैटर्न में हमें अध्ययन करना होगा, और तब परीक्षा में सवाल गलत नहीं होगा। तो यह हमारा तीसरा बिंदु है। क्या है तीसरा बिंदु? क्या कुछ समस्या है किसी को? बताइएगा भाई, या कोई दिक्कत? नहीं? अच्छा, ओके, चलिए। हाँ, अब हम इसी क्रम में आगे चलते हैं। अब हम चौथे बिंदु की तरफ चलते हैं कि चौथे बिंदु में किस तरीके से हमें अध्ययन करना। चौथे बिंदु की तरफ अगर हम देखें तो आप कहेंगे कि चौथे बिंदु में हमें अध्ययन करना होगा संघीय कार्यपालिका। किसका? संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका। अब इस संघीय कार्यपालिका आपसे पूछ लिया जाए कि संघ की कार्यपालिका का निर्माण कैसे होता है, पहले तो हमें यही समझना होगा कि संघ की कार्यपालिका का निर्माण होता कैसे। तो आप कहेंगे नंबर 1 राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। नंबर 2 आप कहेंगे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। नंबर 3 आप कहेंगे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। आप कहेंगे मंत्रिमंडल, और अगला आप कहेंगे महान्यायपालिका,
न्यायवादी, महान्यायवादी। हमें यह देखना होगा कि संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत जो राष्ट्रपति का भारत में प्रावधान है, ये किस शासन प्रणाली के तहत, किस शासन प्रणाली के तहत है। और भारत में जो संघीय कार्यपालिका ली गई है, ये किस शासन प्रणाली के तहत ली गई है, किस शासन प्रणाली के तहत ली गई है, शासन प्रणाली के तहत ली गई है। भारत में उपराष्ट्रपति के लिए क्या प्रावधान है, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद महान्याय। और ये आप इनके पास में क्या शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, क्या कार्य हैं, उपराष्ट्रपति के पास में क्या शक्तियां हैं, क्या कार्य हैं, इसके बाद में प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां हैं, क्या कार्य हैं, और महान्यायवादी शक्तियां एवं का। और यहां पर संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत ये शक्तियां और कार्य तो हम देखेंगे, इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद होना ही चाहिए, अनुच्छेद याद होना ही चाहिए। यहां से अनुच्छेद से सवाल पूछा जाता है। और जब हमको यहां पर संघीय कार्यपालिका का अध्ययन कर लेंगे तो इसी के साथ गौर कीजिएगा, क्या करेंगे, हम राज्य की कार्यपालिका का भी अध्ययन कर लेंगे। यहीं पर किसका, राज्य की कार्यपालिका का, राज्य की कार्यपालिका का अध्ययन कर लेंगे, कार्यपालिका का अध्ययन कर लेंगे। यानी कि आधा संविधान यहां पर खत्म। यहां पर थोड़ा देखिएगा, फिर इसके बाद में चर्चा करती हूं। राज्य की कार्यपालिका का अध्ययन कर लेंगे, यानी कि यहां पर चौथे बिंदु में पर हम लोग संघीय कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका दोनों का एक साथ अध्ययन करेंगे। दोनों के हम पहले को भी काम करेंगे। क्या, जैसे कि उपराष्ट्रपति और ये छात्र को अवश्य काम करना चाहिए। उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्या अंतर है, यहां पर दोनों के अंतर को भी हम समझेंगे। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति में क्या अंतर है, इसको भी हम समझेंगे। प्रधानमंत्री और मंत्री, मुख्यमंत्री में क्या अंतर है, दोनों की शक्तियों में, इसको भी समझेंगे। और महान्यायवादी और महाधिवक्ता के अंतर को भी समझेंगे। क्या करेंगे, अंतर को समझेंगे। भले ही एक क्लास एक्स्ट्रा चली जाए, भले ही एक क्लास एक्स्ट्रा चली जाए, लेकिन ये काम कर लिया एक चार्ट के माध्यम से तो कभी भी हम जीवन में भूलेंगे नहीं, सवाल गलत नहीं होगा। यही होती है तैयारी पीसीएस की। ये तैयारी नहीं होती है कि बस पढ़ना है, पढ़ना कैसे है ये समझना अति आवश्यक है। कोई कहने लगे कि क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, आपका पीटी निकल जाएगा, जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा। अगर आप सॉल्व कर भी रही है तो प्रश्नों को रटी तो रही है, एक नहीं 20,000 लगा लीजिएगा तब भी लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहां पर आपको अंतर करना होगा। तो ये होती है स्मार्ट स्टडी कि एक बार चीजें हो गई तो बस क्लियर। और यहां पर संघ की कार्यपालिका के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और राज्य की कार्यपालिका के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एक साथ हम लोग लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे, ताकि हमको 50-60 ऐसे अनुच्छेद मिल जाए जहां से परीक्षा में सवाल पूछेगा, जहां से परीक्षा में सवाल पूछेगा। इसके बाद
अगला जो बिंदु है 5वें नंबर पर, वो हमारा क्या रहेगा? संघ की विधायिका, संघीय विधायिका, संघीय विधायिका। संघीय विधायिका के अंतर्गत हमें क्या क्या देखना होगा? तो आप कहेंगे राज्यसभा, राज्यसभा एवं लोकसभा, एवं लोकसभा, लोकसभा। क्या देखना होगा? राज्यसभा एवं लोकसभा। यहां पर राज्य की विधायिका के अंतर्गत, राज्य की विधायिका के अंतर्गत हमें क्या देखना होगा? आप कहेंगे विधानसभा एवं विधान परिषद, विधान सभा एवं विधान परिषद, विधान परिषद। अब पढ़ना क्या होगा? राज्यसभा के जो प्रतिनिधि हैं उनका निर्वाचन, उनकी आर्यताएं, उनके पदाधिकारी, उनकी शक्तियां, उनके कार्य, संसद के कार्य एवं शक्तियां, विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं उनका निर्माण, संसद के कार्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विधेयक जो 4 प्रकार के होती हैं उनका भी अध्ययन करना होगा। इसी के अंतर्गत हमें विधानसभा एवं विधान परिषद में अध्ययन करना होगा। और जब हम ये वाला पूरा टॉपिक पढ़कर आएंगे तो एक हम चार्ट बनाएंगे, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में अंतर क्या है, अंतर, तीनों के अंतर को हम समझेंगे, चारों को एक जगह, कि लोकसभा में कितने प्रतिनिधि होते हैं, राज्यसभा में कितने, विधानसभा में कितने और विधान परिषद में, इनका निर्वाचन कैसे होता है, इनका निर्वाचन कैसे, इनका निर्वाचन कैसे। मेरी बात को समझ रही है? अंतर करना अति आवश्यक है। इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, अंतर करेंगे। यही पैटर्न होता है पढ़ने का, ठीक है, यही पैटर्न होता है। और इसके बाद में हम क्या देखेंगे? इसके बाद में हम देखेंगे न्यायपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका के अंतर्गत हमें यह समझना होगा कि जो भारत की न्यायपालिका है वो किस प्रकार की, किस प्रकार की, एकीकरण न्यायपालिका है या संघात्मक ढांचे के तहत में न्यायपालिका का निर्माण किया, यानी कि राज्यों के अंतर्गत अलग न्यायपालिका है, या जो राज्यों के अंदर डिवीजन तो किया गया है लेकिन केंद्र के अधीन ही न्यायपालिका कार्य करती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ही कार्य करती है। न्यायपालिका के क्या कार्य हैं, न्यायपालिका की क्या शक्तियां हैं, बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें देखेंगे। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या अंतर है, जिला न्यायपालिका का क्या कार्य है, उनकी क्या शक्तियां हैं, तीनों में अंतर क्या है, ये सारी चीजों को यहां पर समझेंगे। और इसके बाद में हम देखेंगे केंद्र राज्य संबंध। क्या देखेंगे? अगला बिंदु जो है 7 नंबर वो हम देखेंगे केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत हमें बहुत कुछ देखना, जैसे कि हमें देखना होगा विधायी संबंध क्या है, विधायी संबंध, विधायी संबंध यानी कि कानून बनाने की शक्ति किस प्रकार की केंद्र के पास में है, किस प्रकार की राज्य के पास में। राज्य किन विषयों पर कानून बना सकती है, केंद्र किन विषयों पर कानून बना सकती है, इनके पास में प्रशासनिक जो संबंध है वो आपस में इनके दोनों के कैसे है, केंद्र राज्य संबंध के अंदर।
हमें यह समझना होगा कि केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत इनका आपस में टकराव कब देखने को मिला, और जब टकराव देखने को मिला तो कौन कौन सी समितियों का निर्माण किया गया। जैसे कि आप देखेंगे सहकारी आयोग का निर्माण किया, जैसे कि कुंची आयोग का निर्माण किया। आप ये भी देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय परिषद का भी अध्ययन आपको यही करना। तो ये सारी चीजें हम केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। एक लंबा टॉपिक है, यहां से सवाल परीक्षा में पूछे जाते। फिर इसके बाद में हम आगे देखेंगे कि कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, क्या देखेंगे, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान ये क्यों किया गया, इसके पीछे का कारण क्या है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने ये जो प्रावधान है कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान ये क्यों रखा है, किन राज्यों के लिए हो सकता है, इसके पीछे का कारण क्या है, किस प्रकार के प्रावधान तो बनाए गए हैं, यह समझना होगा। केवल रटना नहीं होगा, समझना होगा कि क्या है। फिर इसके बाद में अगला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा आपात उपबंध। आपात उपबंध यानी कि आपातकाल। भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था तो यह प्रावधान क्यों रखा, और पहले जब मूल संविधान का निर्माण हुआ था तो किस तरीके के आपात उपबंध का प्रावधान था। क्या 82वें संविधान संशोधन के तहत में इस आपात उपबंध के प्रावधानों में कोई संशोधन किया गया है, अगर किया गया है तो इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, क्या अब शर्तें लागू कर दी गई है, पहले किस तरीके से आपात उपबंध लगाया जाता था, वर्तमान समय में आपात उपबंध के क्या प्रावधान है, कैसे लग सकता है, क्या इससे मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, क्या संघात्मक ढांचे पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है आपात उपबंध लगने से, क्या राज्य की शक्तियों का केंद्र हनन कर सकता है। सारे बिंदुओं को समझें कि क्या है आपात उपबंध। इसके बाद में हम देखेंगे स्थानीय शासन, क्या देखेंगे, अगला पॉइंट स्थानीय शासन। स्थानीय शासन के अंतर्गत हमें यह समझना होगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो क्यों लाई गई, इसके पीछे का कारण क्या है, मूल संविधान में यह क्यों नहीं प्रावधान रखा, यानी कि जब संविधान का निर्माण हुआ इसे 73वें एवं 74वें संविधान के तहत में क्यों रखा, क्या दुनिया में कहीं और चलती है। जब भारत में संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान दिया गया था तो पंचायती राज व्यवस्था को क्यों रखा गया, और अगर रख दिया गया है तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत एवं नगर पालिका के पास में किस प्रकार की शक्तियां हैं, क्या कार्य कर सकती है, ये सारे बिंदुओं को समझना। और फिर इसके बाद में हमें समझना होगा संविधान संशोधन, क्या समझना होगा, संविधान संशोधन। अब संविधान संशोधन ऐसा तो है नहीं कि प्रथम संविधान से लेकर अभी तक जितने संविधान संशोधन हुए हैं सारे रट डाले, ऐसा करेंगे तब तो यह मूर्खता वाली बात होगी। हमें महत्वपूर्ण संविधान संशोधन का अध्ययन करना होगा, ऐसा तो नहीं है कि इससे लेकर जेड तक हमने सारे रट डाले, अब संविधान संशोधन ही रटते रह जाएंगे, फिर तो आगे की चीजें हो ही नहीं पाएंगी। तो संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण संविधान
परिणाम का अध्ययन करना और कुछ विभिन्न आयोगों का भी अध्ययन करना होगा, जैसे कि संवैधानिक आयोग के अंतर्गत आप कह सकते हैं वित्त आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग हो गया और भी कुछ महत्वपूर्ण आयोगों का अध्ययन करना। तो इतना अगर हम संविधान में अध्ययन कर लिए तो ये मान के चलिएगा कि 20 सवाल अगर आपके आ रहे हैं तो आप 20 में से 20 सवाल सही करने में रहेंगे। 20 में से 20 सवाल, लेकिन एक सही प्लान के तहत। आप ये सोचें कि किताब उठाएंगे, आज तो बता दिया है, किताब उठाएंगे, कल से पढ़ना चालू कर देंगे ए से लेके जेड तक। अब देखते हैं कैसे नहीं होता है प्री है? आप ये भी सोच रहे होंगे कि कौन सी किताब का अध्ययन करें। आपको बता दें कि जो हमने आयोग के द्वारा जो सिलेबस आपको बताया है, ये किसी पर्टिकुलर एक किताब में नहीं मिलेगा। आप कहेंगे क्यों नहीं मिलता है? जनरली जैसे कि लक्ष्मीकांत किताब का बहुत ज्यादा लोगों के समक्ष बातें रखी जाती है कि लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, शासन प्रणाली का अभाव है लक्ष्मीकांत में। दूसरी चीज, वहां पर केस स्टडी का अभाव है, केस स्टडी है ही नहीं। जो हमने टकराव बताई है वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहां पर शासन प्रणाली के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं, उनका अभाव देखने को मिलता है और इससे आपकी तैयारी अधूरी होगी। कोई अन्य किताब है नहीं, ठीक है, अन्य किताब कोई नहीं है, एक किताब से अध्ययन नहीं है। यहां पर अगर आप चाहेंगे कि एनसीईआरटी से बेस बनाएं फिर अध्ययन करें, हाँ एनसीईआरटी का सहारा लेकर लक्ष्मीकांत से अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन क्या आपके पास में इतना समय है कि आप एक एक विषय की एनसीईआरटी पढ़े जाते? क्या इतना समय है? और फिर जो हमने अभी आपको कार्य करने के लिए बताया है कि कार्य संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आप अंतर करिएगा जाके, क्या आप ये अंतर करेंगे? मुझे पता है कि आज आप केवल और केवल हमको देखेंगे, सुनेंगे, 2 दिन अपने साथ में रखेंगे, तीसरे दिन आप भूल जाएंगे, फिर वही ढर्रा आप अपनाएंगे। क्योंकि जो चीजें चल रही हैं उसी के तहत में तो आप चलेंगे। जो कुछ अलग करता है वही परिणाम लेकर आता है, वही सफलता मिलती है उसी को। तो अभी हमने देखा कि सोशल मीडिया पर अब एक हवा चल रही है कि प्री के लिए आप एनसीईआरटी का अध्ययन कीजिएगा। पीटी के लिए एनसीईआरटी का अध्ययन अगर आप कर रहे हैं तो ये मान के चलिएगा फिर आप 2025 भूल जाएंगे। 2026 में आपके साथ में हो सकता है कि संभावनाएं बन जाए, हो सकता है, और वो भी जब आप इस पैटर्न पर काम करेंगे तब। और अगर इस पैटर्न पर काम नहीं किया तो ये मान के चलिएगा कि आप फिर 2027 के लिए तैयार रहिएगा। ये हम क्यों बता रहे हैं? हम सबसे अलग तरीका क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमने एग्जाम दिया है, हमने चीजों को समझा है, हमने मेंस लिखा है, हमने सारी चीजें वो की हैं जो आप करने जा रहे हैं। हम एक छात्र के दृष्टिकोण से सोचते हैं कि हमने क्या गलतियां की, हमने किन चीजों से हमको सफलता मिली, आपको भी उन्हीं चीजों से सफलता मिलेगी। कोई सिलेक्शन जो
व्यक्ति ले चुका है वो आपको बताने लगे कि बस संविधान को आप पढ़ लीजिएगा, लक्ष्मीकांत की किताब किसी ने आपको बता दिया और आपने पढ़ना चालू कर दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसके पीछे का कारण, उसके पीछे उसने कितनी मेहनत की, उसने उस कॉन्सेप्ट को कैसे बनाया, वो नहीं बताएगा, क्योंकि इतना समय थोड़ी नहीं है उसके पास में कि 1 घंटे आपको इसी सिलेबस पर चर्चा करें। वो तो 5 मिनट में अपनी बात कहेगा। आपको लगेगा कि नहीं, लक्ष्मीकांत से हमारा पॉलिटी कवर हो जाएगा, नहीं होगा भाई। फिर वही आपका प्रश्न रहेगा कि 20 में से आप सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ेंगे तो 15 सवाल खींच पाएंगे, लेकिन जब आप 15 सवाल करते हैं और जब आप यहां से 4 सवाल या 5 सवाल आपके छूटते हैं तो ये मान के चलिएगा या गलत होते हैं तो आप पीटी से बाहर होते हैं। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, 4-5 विषय ऐसे होने चाहिए जहां से सवाल 1 या 2 गलत हो, तभी आप सफल हो पाएंगे। आप ये सोचें कि 4-5 सवाल यहां गलत हो गए, 4-5 इतिहास में हो गए, 4-5 भूगोल में हो गए, 4-5 पर्यावरण में हो गए, तब तो हो गया, बेड़ा पार हो गया आपका। फिर आप सोच लीजिएगा, फिर नहीं है बसता, ठीक है। तो गाइडेंस की या कहें कि जुड़ने की आवश्यकता होती है, ये सर्व वाली बात नहीं है, इसमें कोई सर्व वाली बात थोड़ी नहीं है, या कोई मेडल थोड़ी नहीं मिल रहा है कि नहीं आप देखिएगा हम तो सेल्फ स्टडी ही करेंगे। अरे चीजें पता नहीं है तो हम ले लेंगे ज्ञान, क्या दिक्कत है, किसी से भी मिले, हमको तो सिलेक्शन रहना है, सिलेक्शन हो जाएगा उससे नहीं बोलेंगे, हम भी कहेंगे कि सेल्फ स्टडी कीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब यही हम सोच रहे हैं कि नहीं हम सेल्फ स्टडी करेंगे, हमको कुछ भी ना आए, शासन प्रणाली हमको समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन हम करेंगे सेल्फ स्टडी, तो उससे होगा क्या, आप अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं। कृष्ण भी तो ज्ञान लेने के लिए गए हुए थे, है? राम भी तो ज्ञान लेने के लिए गए हुए थे, जितने महान हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त करने के लिए या अपने विचारों को फैलाने के लिए किसी ना किसी को तो गुरु बनाया, चाहे वो महात्मा गांधी हो। गांधी ने नहीं तो भारत की राजनीति में कदम रखा तो राजनीतिक गुरु बनाया, तो आप क्यों, आप सोच विचार मत कीजिए, आप ये मत सोचो कि नहीं हम तो ब्रह्मांड के इकलौते ऐसे इंसान हैं कि बस आएंगे और सेल्फ स्टडी से कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, समय की बर्बादी है, ठीक है, और पैसे की बर्बादी। विभिन्न प्रकार की आप किताबें लेंगे मार्केट से जाकर, कभी ये किताब लेंगे, कभी वो किताब लेंगे, कभी वो किताब लेंगे, 800 रुपए की लक्ष्मीकांत लेंगे, कभी एनसीईआरटी लेंगे, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, और व्यवस्थित तरीके से एक जगह कुछ नहीं मिलेगा। आप 2-4 बार पीटी देंगे, डिमोलाइज हो जाएंगे, एग्जाम छोड़ देंगे, बोलेंगे कि पीसीएस अपने बस का नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप अध्ययन सही तरीके से कीजिएगा। आज हमने बात की है केवल और केवल किसकी, संविधान की। आप कहेंगे बहुत लंबा आपने ले लिया है क्लास 1 घंटे में, ये भाई जब सिलेबस से डिकोड किया जाता है तो 3 से 4 घंटे लगते हैं, 3 से 4 घंटे,
घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार 3 से 4 घंटे आपने खर्च कर लिए तो 2026 का पीटी आपको देना नहीं पड़ेगा, ये मेरा विश्वास रखिए। और अगर आपने 3-4 घंटे को नहीं खर्च कर पाया तो ये मान के चलिएगा 2026 का 2027 का बीपीटी आप देते मिलेंगे, आप मेंस कभी नहीं लिख पाएंगे। ये मेरी बात को आप ये सोच रहे होंगे, मैं समझाने के दृष्टिकोण से आपको बता रहा हूं, आपको हम नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं बातें कर रहे हैं, ये भी याद रखना। क्या आप बोले कि निगेटिविटी फैला रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके दिमाग में सही तरीके से चीजों को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप हमारी बात को गहराई दें। फिर आपकी इच्छा है, आप गहराई देंगे या नहीं देंगे, ठीक है, वो आपका है। लेकिन ये जो शब्द हैं, ये आपको आने वाले समय में जब आप परीक्षा हॉल में बैठे होंगे सारी बातें याद आएंगी। जब आपसे परीक्षा में प्रश्न खटाखट बन रहे हैं तब आप कहेंगे कि नहीं, करियर पथ पर कोई व्यक्ति था जिसने हमको समझाया और आज उसी का परिणाम है कि आज हमसे सवाल बन रहे। बताइएगा किसी को कोई समस्या यहां तक? नहीं। अनूप जी, और कोई किसी का कोई सवाल हो तो बताइएगा। नहीं है? नहीं है। चलिएगा, कोशिश तो थी कि आगे का सिलेबस भी समझाया जाए, लेकिन थोड़ा समय के अभाव के कारण आज मैं क्लास लेने ही वाला था 7 बजे से, लेकिन किसी कारणवश क्लास 7 बजे से नहीं हो पाई। रविकांत सर ने भी बोल दिया कि अभी हम क्लास लेंगे, तो इस कारण इस क्लास को यही रोकना पड़ा। बाकी सिलेबस की चर्चा पर कल हम पुनः मिलते हैं और ज्योग्राफी के साथ में आपकी चहिता दीप्ति मैम आपको मिलेंगे और वो अपने विषय के सिलेबस को चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।